Current challenges facing Indian economy. इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन ने बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जिसको अपन एज अ चैलेंज पढ़ रहे हैं। एक और चैलेंज है जो कि अपन ने स्टडी किया है चैप्टर के अंदर, विच इज एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब ये एम्प्लॉयमेंट देखने में तो ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही डेप्थ टॉपिक है, राइट। इसके अंदर अपन ने बहुत सी चीजों के बारे में बात करी। इसके अंदर अपन ने वर्कर्स के बारे में बात करी, वर्क फोर्स के बारे में बात करी, इनफॉर्मलाइजेशन को अपन ने समझा, कैजुअलाइजेशन को अपन ने समझा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने तरीके का होता है। तो इन सभी चीजों के अंदर अपन ने बात की है। इस चैप्टर से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसको अपन समझते हैं। So first question is, why is it important to study about working people? अब हमें ये पता है कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर सब तरीके के लोग हैं, ठीक है। बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, यंग भी हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके का मिक्सचर है जिसके अंदर हर एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। अब हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि जितनी पॉपुलेशन है वो सारे वर्कर्स है ना। जैसे बच्चों को अपन एज अ वर्कर काउंट नहीं करते हैं, जो एजेड लोग होते हैं उनको अपन एज अ वर्कर काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा एज क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर जो लोग होते हैं उनको अपन एज अ वर्कफोर्स काउंट करते हैं, राइट। अब उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में काम करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको काम मिलता नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि काम करना ही नहीं चाहते, राइट। सो इस पूरी जो पॉपुलेशन है कंट्री की, इसमें बहुत ही तरीके के लोग हैं, राइट। ये इसी चीज से अपन ने शुरुआत करी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हमें ये जो वर्किंग पीपल है इसको हमें स्टडी करने की जरूरत क्यों है। देखो, जब तक अपन किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की वर्किंग पीपल के बारे में अगर अपन स्टडी नहीं करेंगे तो अपन को ये चीज के बारे में नहीं पता लगेगा कि भैया इस कंट्री के अंदर कितनी लोग जो हैं वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन है उसका कितना पोर्शन है जो कि वर्किंग है, या फिर कितना ऐसा पोर्शन है जो कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो एक क्राइटेरिया जब अपन को देखना होता है किसी भी कंट्री के बारे में, कि देखो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो जुड़ा हुआ होता है उस कंट्री के लोगों से, राइट, उस इकोनॉमी के लोगों से जुड़ा होता है। और जितने ज्यादा लोग प्रोडक्टिव होंगे, जितने ज्यादा लोग वर्किंग होंगे, उतनी ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ इकोनॉमी जाती है ना। तो एक ओवरव्यू लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस कंट्री के अंदर, उस इकोनॉमी के अंदर जो भी लोग हैं उनकी हम स्टडी करें, ठीक है ना। तो अब इसका जो आंसर है इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल टू अंडरस्टैंड, सबसे पहली चीज क्या यहाँ पे बोली है, टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी, ओके, टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके का है, भाई लोगों को रोजगार यहाँ पे प्रॉपरली मिल रहा है, जो बेरोजगार जो लोग हैं वो कितने ज्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार है या फिर कम से कम है। तो इन सभी चीजों की जो स्टडी है इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम वहां के लोगों को स्टडी करें, वर्किंग पीपल को स्टडी करें हैं, ठीक है। और एक इसके अलावा एक और यहाँ पे चीज बताइए, दैट क्वालिटी। अब यहाँ पे क्वालिटी क्या शो कर रही है, देखो जितने ज्यादा वर्किंग पीपल होंगे उतनी ज्यादा इकोनॉमी की क्वालिटी बेटर होगी, करेक्ट। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट प्लानिंग ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हम वर्किंग पीपल की स्टडी इसलिए भी करते हैं ताकि हम हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज कर सके, ठीक है, उनको एफिशिएंटली हम यूज कर सके, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो अचीव कर पाए। ओके, दैट्स व्हाट आवर गोल इज। ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स टुवर्ड्स द नेशनल इनकम। फिर हमें ये भी देखना होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत से ऐसे सेक्टर्स है, अब हर सेक्टर के अंदर कितनी वर्कफोर्स है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम या जीडीपी में कितना है। तो वो सारी चीजों को स्टडी करने के लिए हमें वर्किंग पीपल को स्टडी करना जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है एड्रेस सोशल इश्यूज। अब हमारी जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ अच्छी चीजें ही हैं, नहीं, बहुत से इश्यूज भी हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं। तो उन सोशल इश्यूज को भी ध्यान में रखते हुए उनको एड्रेस करने के लिए, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाइल्ड लेबर एटसेट्रा, तो ये इन सारी चीजों के ऊपर भी फोकस करने के लिए, इन सारे इश्यूज पे
अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, फिर इनको रिजॉल्व करने के लिए, इन सभी चीजों पे ध्यान मतलब बटाने के लिए हमें सबसे पहले उन जो लोग हैं, जो वर्किंग पीपल है, उनकी स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर women employed in low paid work? अब जो विमेन होती हैं उनको हमेशा लो पेड वर्क में ही क्यों उनको रोजगार मिलता है, यानी कि जो जो भी वो काम करती हैं उस काम के अंदर उनको सैलरी लो क्यों मिलती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है। सो women are employed in the low paid work due to the following reason। सबसे पहला रीजन क्या है? There is a division of labor between men and women due to historical and cultural reason। अब देखो यहाँ पे जो डिविजन है लेबर का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस पे। ठीक है, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल रीजंस हैं, मतलब हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ ऐसे रीजंस हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कल्चरल रीजंस हैं जो कि यहाँ पे विमेन और मेन को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अगर अपन पुराने टाइम की, अगर अपन जिस चीज को, अगर जिसके बारे में अपन बात करें, तो अगर पुराने टाइम का अपन थॉट लेके चले, तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जनरली जो लेडीज होती थी वो घर में रहती थी, अपने घर परिवार के, अपने बच्चों का, सब चीजों का ख्याल रखती थी। ठीक है, और जो आदमी होते थे वो बाहर जाते थे, कमाने जाते थे। ठीक है, तो ये काम इनको अलॉट किया गया था। पर वे धीरे 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 ये एक ट्रेंड आया कि भाई लेडीज भी घर से निकलने लगी फॉर ऑक्यूपेशन, फॉर वर्क, राइट। तो कुछ हिस्टोरिकल रीजंस है, कुछ कल्चरल रीजंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों ही को ही अलग अलग रखा जाता है, मेन को और विमेन को। नाउ लिटरेसी रेट एंड स्किल्स फॉर्मेशन इज लो अमंग विमेन। दूसरी चीज क्या है जिसकी वजह से विमेन को लो पे किया जाता है एम्प्लॉयमेंट में, कि उनके अंदर स्किल्स की, पहली चीज लिटरेसी रेट की और स्किल फॉर्मेशन की इनमें कमी होती है। देखो, अब ये चीज को अपन बिल्कुल भी आज के टाइम में लेकर के कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लिटरेसी रेट अगर आज के टाइम की देखी जाए तो ऑफ कोर्स जो लेडीज हैं, जो औरतें हैं, वो आज के टाइम में तो बहुत पढ़ लिख रही हैं। ठीक है, लेकिन अपन को इस आंसर को ऐसे फॉर्मेट करना है जैसे कि अपन पुराने टाइम का देख रहे हैं। ठीक है, पुराने टाइम का सिनेरियो देख रहे हैं। आज के टाइम में तो हमें पता है कि यार लड़कियां कितना पढ़ लिख रही हैं, चाहे बैकवर्ड रीजन से हो, चाहे किसी बैकवर्ड कास्ट से हो, मतलब हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक एरिया के अंदर लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है, राइट। एंड दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। ओके, अब अगर अपन बात करें स्किल फॉर्मेशन की, तो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि इन चीजों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल। स्किल फॉर्मेशन तो ऐसी चीज है जो कि बस एक सामने एक व्यक्ति होना चाहिए और उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने का। ठीक है, अब उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी है कि औरत है। अगर वो चाह रहा है, वो पर्टिकुलर इंसान की वो कुछ सीखना चाहता है, कोई स्किल अपने अंदर अपने अंदर डालना चाह रहा है, तो ही इज वेरी मच ओपन इन आवर सोसाइटी टू लर्न न्यू स्किल्स, करेक्ट। क्योंकि अपन यहाँ पे एक ऐसे एरा की बात कर रहे हैं जहाँ पे विमेन को एक्चुअल में लो पे किया जाता था, तो उसके कुछ रीजंस अपन यहाँ पे रख रहे हैं। सो लिटरेसी रेट एंड स्किल फॉर्मेशन इज लो अमंग विमेन। अब अगर इस चीज के ऊपर अगर फोकस करें और उस एरा के ऊपर अपन फोकस करें, तो लिटरेसी रेट जिसकी भी कम होगी और जिसके अंदर स्किल्स की कमी होगी, तो दिखती सी बात है कि उनको जो पे होगा वो भी काफी कम होगा। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एम्प्लॉयज इज मीगर। मीगर मतलब होता है थोड़ा सा कम। तो जो लीगल प्रोटेक्शन है विमेन के लिए वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, जिसकी वजह से भी ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से विमेन आर पेड लो इन एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो मोस्ट विमेन फाइंड्स जॉब्स इन विच देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। ज्यादातर लेडीज को ऐसे जगहों पे उनको जॉब मिलती है जहां पे देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। सो यहाँ पे ये टेबल है जिसके अंदर देखो आपको जेंडर दे रखा है और टोटल यहाँ पे दे रखा है। ओके, सेक्टर्स दे रखे हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और लास्ट में टोटल आपको गिवन है। सो फॉर्मल सेक्टर के अंदर मेल की अगर अपन बात करें तो 24, फॉर्मल सेक्टर में फीमेल कितनी है 6, टोटल कितने हो गए 30। ओके, इनफॉर्मल के अंदर मेल 310, 133, टोटल कितने हो गए 443। ठीक है, टोटल की अगर अपन बात करें तो टोटल मेल 334, टोटल फीमेल 139 और टोटल कितने हो गए 473। ओके, सो आउट ऑफ 473 मिलियन वर्कर्स, जो ये 473 मिलियन वर्कर्स अपन ने देखे, ये वाले 473 मिलियन वर्कर्स जो अपन ने देखे हैं यहाँ पे इन द कंट्री, अबाउट 30 मिलियन वर्कर्स आर एंगेज्ड इन द फॉर्मल सेक्टर एंड 443 मिलियन वर्कर्स आर एंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो 473 में से 30 मिलियन लोग फॉर्मल सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है और 443 मिलियन लोग किसके अंदर एंगेज्ड है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एंगेज्ड हैं। ओके,
Now, hence workers in the formal sector constitutes only 6% of the total workforce. Of these 30 million formal sector workers, only 6 million, that is only about 21% are women. अब women का भी यहाँ पे क्राइटेरिया अपन ने देख ही लिया है. इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर भी फीमेल एंड मेल वर्कर्स अकाउंट फॉर 31 एंड 69%, ये भी अपन ने देख लिया है इन द फॉलोइंग वर्कफोर्स रिस्पेक्टिवली. ओके, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड देयर स्टेटस. अब यहाँ पे अपने को क्या एक्सप्लेन करना है? वी हैव टू एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड देयर स्टेटस. अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को किस किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उनका स्टेटस क्या रहता है. चलिए, सो देयर हैज बीन सब्सटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज टू सर्विस सेक्टर. हमने इतने टाइम में ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली है कि हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो हुई है वैसे वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत से लोग निकल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में घुसे हैं और वहां से निकल करके भी सर्विस सेक्टर में घुसे हैं. ठीक है, आज के टाइम में टोटल पॉपुलेशन का अगर अपन मतलब रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर के अंदर थोड़ा सा हमारी पॉपुलेशन कम है और सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर थोड़ी सी हमारी पॉपुलेशन का एंगेजमेंट ज्यादा है. राइट? So, although primary sector continues to remain the main source of employment, अब इसका मतलब ये नहीं है कि employment opportunities सिर्फ secondary और tertiary sector से ही मिलती है, नहीं. प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी किसको माना जाता है? प्राइमरी सेक्टर को ही माना जाता है. ऑफ वर्कर ओवर द लास्ट 6 decades, its share has decreased from 74% in 1951 to 49% in 2012. So यहाँ पे जो जीडीपी का शेयर की अगर यहाँ पे बात करें तो एक टाइम पे 74% था और आज के टाइम में सिर्फ कितना रह गया? 49%. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत से ज्यादा लोग यहाँ से माइग्रेट होकर के इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर से एंगेज हुए हैं. With the process of development in a country, the share of employment is increasing in the secondary and tertiary sector. जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस होता जा रहा है वैसे जैसे बहुत से लोग प्राइमरी से स्विच कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर. The share of industries has increased from 11 to 24% and that of service sector has increased from 15 to 27% during 1952 to 2012. ठीक है, तो यहाँ पे शेयर आपको बताया है इंडस्ट्रीज 11 to 24 और सर्विस सेक्टर का 15 to 27 हो गया है फ्रॉम 1950 to 2012. ओके, this is 15, this is okay, 15 to 27%. The changes in the distribution of workforce in different status over the last 4 decades indicate that people have moved from self-employment and regular salaried employment to casual work, wage work. तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखने के बाद में हमें ये चीज पता लगी है कि बहुत से लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे और बहुत से लोग जो कि मतलब उसके अंदर थे ना, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के अंदर थे, तो वो शिफ्ट हो गए हैं अब किसके अंदर? कैजुअल वेज वर्क के अंदर. इसी को ही अपन किस नाम से जानते हैं पता है? ये जो 3 लाइन के अंदर अपन ये चीज पढ़ी ना, इसी को ही अपन बोलते हैं कैजुअलाइजेशन. ओके, दिस इज व्हाट यू कॉल कैजुअलाइजेशन. कि जो ये ट्रेंड है, ट्रेंड किस चीज का? सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं कैजुअल वर्क के अंदर, जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं कैजुअल. तो ये ट्रेंड जो चेंज हो रहा है ना, इसी को ही अपन कैजुअलाइजेशन कहते हैं. ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो यहाँ पे इस टेबल के थ्रू आप अच्छे से समझोगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को. चलो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स की. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर क्या है? दिस सेक्टर एम्प्लॉयज 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमेशा 10 या 10 से ज्यादा हायर्ड वर्कर्स होते हैं, उसके अंदर यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर हमेशा 10 से कम वर्कर्स होते हैं. ठीक है, सो लेस देन 10 हायर्ड वर्कर्स. नेक्स्ट इज पेमेंट. सो वर्कर्स गेट मंथली सैलरी ऑन द रेगुलर बेसिस. क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्कर्स को मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर क्या होता है? वर्कर्स गेट वेजेस ऑन डेली बेसिस. ठीक है, सो डेली बेसिस पे उनको उनकी सैलरी मिलती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर. वर्किंग आवर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स बिल्कुल फिक्स होते हैं और यहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करें एडिशनल बेनिफिट्स की, तो वर्कर्स गेट एडिशनल बेनिफिट्स सच एज लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एटसेट्रा. और वहां पे ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं मिलती. एडिशनल बेनिफिट्स किसी भी तरीके के नहीं मिलते हैं इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. जॉब सिक्योरिटी की अगर यहाँ पे बात करें तो वर्कर्स एंजॉय जॉब सिक्योरिटी. वर्कर्स को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिलती है. दे कैन नॉट बी लेड ऑफ
as and when the employer wants. There are certain rules and regulations. तो वो कभी भी ऐसे जॉब छोड़ नहीं सकते, उनको कभी भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. दे कैन बी लेड ऑफ एनी टाइम, उनको कभी भी नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, ठीक है, उनके बॉस के थ्रू. नो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड इन दिस सेक्टर. किसी भी तरीके की रूल्स और रेगुलेशंस इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फॉलो नहीं किए जाते हैं. डन. क्वेश्चन नंबर 5. वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जो वर्कर्स होते हैं उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एक्सप्लॉइट किया जाता है. डू यू अग्री विद दिस व्यू? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो क्या आप इस चीज से बिल्कुल अग्री करते हैं? आपको ये चीज बतानी है. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेस अ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स. अब देखो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, वो सेक्टर बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही बिखरा हुआ होता है, ठीक है, which are largely outside the control of the government, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बहुत दूर होता है, तभी तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. सो वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. अब यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कुछ रीजंस की वजह से. जैसे वहां पे किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, इररेगुलर वेजेस दी जाती है, लो पेड जॉब्स होती हैं, ठीक है, नो प्रोविजन फॉर ओवरटाइम. अगर कोई ओवरटाइम कर भी रहा है तो उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती है. लीव्स के लिए, मतलब लीव्स वगैरह उनको नहीं मिलती है. कोई किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी ऐसी जगहों पे होता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ. एक्सप्लेन गिवन एग्जांपल, और ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली कहाँ पे देखा जाता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज नथिंग, लेकिन ये एक ऐसी बेरोजगारी है जो कि मोस्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड एरिया के अंदर देखी जाती है. इसमें होता ये है कि जैसे किसी भी काम के अंदर जितने लोगों की एक्चुअल में जरूरत है, जब उससे ज्यादा लोग उस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो एक तरीके से देखने में तो वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड है. उनके पास में कहीं और काम नहीं है, तभी वो इस काम में घुसे हुए हैं. अच्छा, इनके यहाँ होने से प्रोडक्टिविटी ना ही बढ़ती है, मतलब बढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रही है. अगर ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, इनके होने से कोई गुड इम्पैक्ट नहीं है, तो वो एक तरीके से बेरोजगारी है, ठीक है. वो सिर्फ भीड़ कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर. अब इसको अगर आप बिल्कुल ऐसे सिस्टमैटिक लिखना चाहते हो तो सो इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन रिक्वायर्ड पर्संस आर एंगेज्ड इन अ जॉब. जितनों की जरूरत है उससे काफी गुना ज्यादा लोग एंगेज होते हैं उस जॉब के अंदर. पीपल अपियर टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड. यहाँ पे लोग दिखते हैं कि हाँ उनके पास में काम वाम है, ठीक है, दे आर एम्प्लॉयड, बट एक्चुअल में क्या है? दे आर अनएम्प्लॉयड. This type of unemployment usually happens among family members engaged in agricultural activity. अब इस तरीके के जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो जनरली जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है, उन लोगों के परिवार में देखा जाता है, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स में देखा जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है आपको. सपोज देर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली. एक फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स है. Although the work requires the service of only 4 people. एक्चुअल में कितने लोगों की जरूरत है? सिर्फ 4 पीपल की. All the members of a family find work on the agricultural plot. ठीक है. एक्चुअल में सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, बाकी उस एग्रीकल्चर प्लॉट पे काम कितने कर रहे हैं? 7 लोग कर रहे हैं. ओके. द आउटपुट ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन इफ 3 मेंबर्स आर रिमूव्ड. अगर जो एक्चुअल 4 लोगों की जरूरत है, अब अगर इन 3 को यहाँ से हटा भी दिया जाए तो आउटपुट बिल्कुल भी कम नहीं होगा, ठीक है. These 3 members are disguisedly unemployed. तो यहाँ पे ये जो 3 लोग हैं, इन्हीं को अपन disguisedly unemployed कहते हैं. ओके. अगर ये किसी दूसरे सेक्टर के अंदर जाकर के अपनी प्रोडक्टिविटी शो करें तो हो सकता है कि वहां से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो शो हो भी, है ना, और कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी के अंदर वो इंक्लूड भी हो. क्वेश्चन नंबर 7. What is the difference between disguised unemployment and seasonal unemployment? तो disguised में आपको समझा चुकी हूँ. seasonal unemployment ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है. अब इसके अंदर ये होता है कि जैसे एग्रीकल्चर में होता है ना, मोस्टली सीजन पे डिपेंड करता है. तो जब जो सीजन होता है उस टाइम पे उसी चीज की खेती होती है. जब वो सीजन चला जाता है ना, और नेक्स्ट ईयर आने तक वो जो बीच में जब लोगों के पास में काम नहीं होता है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है. वेरी इजी. सो एक तरफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. सो इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन रिक्वायर्ड पर्संस आर एंगेज्ड इन अ जॉब. जितनों की जरूरत है उससे काफी गुना ज्यादा लोग इसके अंदर एंगेज होते हैं. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर. अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे लोगों को कुछ पर्टिकुलर महीनों में काम नहीं मिलता है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर ईयर मतलब उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर वो क्या होते हैं? वो अनएम्प्लॉयड होते हैं. इट इज मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज. अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली रूरल एरियाज में देखने को मिलता है.
और ये रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज दोनों में ही देखने को मिलता है। डन। इट इज मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अक्सर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होता है। एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं मोस्टली सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर वगैरह, तो ये उससे जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ये आपसे पूछा गया है। सो द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर इंक्रीज इन पॉवर्टी, सबसे पहली चीज गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब आपके पास में काम नहीं होगा करने के लिए, रोजगार नहीं होगा, तो गरीबी ही बढ़ेगी। ओके, सो द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट। और गरीबी होने का सबसे मेन कारण क्या है बच्चों? अनएम्प्लॉयमेंट। People do not have enough money to support their families. लोगों के पास में ऐसे सिचुएशन में पॉवर्टी के अंदर उनके पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। दिस लेट्स टू द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। और इससे जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनके पास में पैसा नहीं होता और इससे उनकी गरीबी बढ़ती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। अब हमारी इकोनॉमी के लिए जो ह्यूमन है वो एज अ कैपिटल वर्क कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स साबित हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लेड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अगर वो अनएम्प्लॉयड है इसका मतलब क्या है कि वो अपने कैपिटल होने के चीज को मतलब वो पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर स्किल्स है, उनके अंदर दिमाग है, लेकिन उस दिमाग को, उन स्किल्स को वो प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे, तो एक तरीके से वो वेस्ट ही कर रहे हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट लेड्स टू, अब जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है वहां पे वेस्ट होता है मैन पावर रिसोर्स का। पीपल हु आर एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लाइबिलिटी। जो लोग एज अ एसेट हैं हमारी इकोनॉमी के लिए वो बर्डन बन जाते हैं, वो लाइबिलिटी की तरह सामने आते हैं व्हेन दे आर अनएम्प्लॉयड। दिस क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर अमंग द यूथ। और ये कहीं ना कहीं यूथ के मतलब जो जवान लोग हैं उनके अंदर एक बहुत ही गलत तरीके की भावना ये बढ़ाता है, ठीक है। इंक्रीज एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब देखो क्या है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है और जो काम नहीं कर रहे हैं, जो बेरोजगार है, वो डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा कि इकोनॉमिक ओवरलोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस। तो जो डिपेंडेंट लोग हैं, है ना, जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा किस पे? इंडिपेंडेंट पे। जो काम नहीं कर रहे हैं उनका प्रेशर ऑब्वियसली वो उनके होने का प्रेशर उन लोगों पे बढ़ेगा जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज बताइए, द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन विल गोइंग टू इंक्रीज। Question number 9 is what is unemployment? What are the most common types of unemployment found in India? Unemployment क्या होता है? किस किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? सो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है, जो भी वेजेस उनको मिल रही है, लेकिन दे आर अनएबल टू फाइंड द जॉब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को अपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर देखा जाता है दैट इज सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं, हालांकि अभी अपन ने देखा था लेकिन एक एक करके वापस से इसको समझ लेते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब लोगों को काम नहीं मिलता है साल के कुछ महीनों के अंदर। द सिचुएशन ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस मेनली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किससे जुड़ा हुआ है? मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो ये जो समस्या है वो जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलती है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग, हार्वेस्टिंग, weeding and threshing. However, there are certain months in which they do not get much to work. तो जिस टाइम पे वो कल्टीवेट कर रहे हैं उस टाइम पे उनके पास में अच्छा खासा काम होता है। जैसे ही उनका जो भी उनका प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जैसे उनका सीजन निकल जाता है, नेक्स्ट ईयर तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। डिस्गाइज की अगर अपन बात करें तो अभी अपन ने इसको डिस्कस ही किया था। सो मोर देन रिक्वायर्ड पर्सन आर एंगेज्ड इन अ जॉब। जितनों की जरूरत है उससे काफी गुना ज्यादा लोग जॉब में जब एंगेज्ड होते हैं देन दे आर नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली हैपेंस अमंग द फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो ये जनरली जो उन फैमिली मेंबर्स के को माना जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर कहीं ना कहीं एंगेज होते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट होते हैं। क्लियर? कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।